जय हिंद दोस्तों। देखिए, बायोलॉजी की क्लास 10 बजे हो चुकी है और 11 बजे जैसा कि टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। जो शाम को 4 बजे क्लास मिलती थी हिंदी की, वो अब सुबह 11 बजे ही मिलेगी। इसलिए तक वो जो है शाम को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता था, टाइम नहीं मैनेज हो पाता था मेरा। आप जान ही रहे हैं कि 6 नवंबर को मेरा मध्य प्रदेश पुलिस का वो फिजिकल है। तो उसी समय 4 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे स्टेडियम में, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इसके टाइम को हिंदी के टाइम को हम सुबह में 11 बजे किए हैं। और इसके पहले हिंदी भाषा, बोलियाँ, लिपियाँ, सारी चीज़ मतलब पहला जो अध्याय है उसको कंप्लीट कर लिया। देखिए सिलेबस आपको एक बार दिखा दे फिर से हिंदी का। ये किसी भी भर्ती के लिए है, ये नहीं कि हम किसी एक भर्ती को देखकर उसके अनुसार चल रहे हैं। ये सभी भर्तियों के लिए है जिसमें हिंदी पूछता है, ठीक है। ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो इससे खाली जाए जिसमें हिंदी पूछता हो, ठीक। तो इसमें आपको बता दिए थे, इसमें आपको हम देखिए, इसमें एक पहला वाला जो चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर आपको बता दिए थे। आज है दूसरा चैप्टर, इसके बाद तीसरा चैप्टर, और ऐसे एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम आप जो है क्लियर करेंगे। सारे चैप्टर्स को एक एक करके आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, ठीक। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह है आज का टॉपिक। इसके बाद इससे टोटल तो देखिए, टोटल है आपके जो है 321 प्रश्न है, जो टोटल 321 प्रश्न है। अगर एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा पहले इसको कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताएंगे एग्ज़ाम से, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जहाँ तक 1 घंटे का क्लास होगा, 1 घंटे या 45 मिनट का जितना हो पाएगा, नहीं तो इसका एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। इसके बाद शब्द रचना आएगा, अगला चैप्टर। शब्द रचना से 279 क्वेश्चन है। कितना है? 279 क्वेश्चन। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन, कारक से 438 प्रश्न है। मतलब सारे प्रश्न 300 मान के चलिए कि इसका जो औसत है वो 300 है, यानी हर चैप्टर से 300 प्रश्न करवाने का हमारा टारगेट है। तो चलिए, ये आप थंबनेल देखबे करेंगे इस पर। आज का जो टॉपिक है, पहले तो महत्वपूर्ण कुछ जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से ज़्यादा लगता है, और प्लुत में दीर्घ से भी। ह्रस्व की संख्या 4 होती है, दीर्घ की संख्या 7 होती है, टोटल स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक। 11 होती है। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ह्रस्व 4 होते हैं, उसमें अ, ई, उ, री, और दीर्घ इनको छोड़ा के 7 होते हैं, ठीक। और प्लुत केवल एक होता है, ऊम करके, जो इस तरह से बनता है, ठीक। आगे देखेंगे, मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, और संयुक्त जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, या मिश्रित स्वर भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। लिखने में देखिए, लिखने के लिए होती है वो वर्ण होती है, और बोलने वाली जो मौखिक होती है वो ध्वनि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, स्वरों का स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? तो ये स्वतंत्र रूप से होता है, याद रखिएगा। स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? तो 11 है। टोटल कितनी है स्वरों की संख्या? 11 है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। छ, त्र, ज्ञ, क्या? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी क्या हैं? तो संयुक्त व्यंजन है, ये सभी संयुक्त व्यंजन। जैसे छ किससे किससे मिल के बना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है वर्णमाला में। यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन बना है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है वर्णमाला में? तो छ आता है। क्यों? क्योंकि यह क और प्लस में स से मिल के बना होता है, मूर्धन्य स। मूर्धन्य स पे जब हलंत लगाएंगे तो प्लस में अ भी आ जाएगा, ठीक। इसका ये वर्ण विच्छेद होता है, याद रखिए। क के बाद देखिए स आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क के बाद जो है, इसमें भी क आ रहा है छ में, इसलिए क के बाद कौन सा वर्ण आता है? जो है छ से छत्री। जैसे त्र है, तो त्र जो होता है, देखिए जो त्र होता है, त्र
ये त्र में पहले किससे किससे मिल के बनता है, त और प्लस में र से मिल के बनता है। र को जब अलग करेंगे तो इसमें भी अ आएगा। देखिए सब में छिपा होता है। तो पूछा जाएगा त्र किसके बाद आता है, तो त के बाद आता है। त के बाद क्या आता है, त्र आता है। जैसे ज्ञ, ज्ञ है ना, ज्ञ याद रखिएगा किससे किससे मिल के बना होता है, तो ज्ञ जो होता है वो ज प्लस इ से मिल के बना होता है। किससे, एक मिनट, किससे मिल के बना होता है यह, देखिए यह जो मिल के बना होता है, ये किससे मिल के बना होता है, यह ज प्लस में इ से मिल के बना होता है। किससे मिल के बना होता है, ज प्लस में इ से। और पूछा जाएगा ज्ञ किसके बाद आता है, तो ज के बाद आता है। किसके बाद आता है, ज के बाद आता है ज्ञ। ठीक है, अगला है आपका स्र। स्र किसके बाद आता है, तो स्र का पहले तो वर्ण विच्छेद जानेंगे। तो ये इस स्र में देखिए तालव्य से होता है। कौन सा, तालव्य से होता है और र आता है। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान यानी यह कहाँ से मिलता है, तो यह स के बाद इसका स्थान आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो छ आता है, छ से क्षत्रिय वाला। ये तो संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये जान रहे हैं आप। ठीक, य व को क्या कहते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं। य व को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग और अह सॉरी, हिंदी शब्दकोश में केवल जो अंग की बात किया जा रहा है, केवल किसकी बात किया जा रहा है, अंग की बात किया जा रहा है। तो अंग जो है वह अवर्ण के बाद आता है। किसके बाद आता है, अवर्ण के बाद आता है, सॉरी पहले आता है। एक मिनट रुक जाइए, पानी थोड़ा सा पी लें। देखिए, तो जो हिंदी शब्दकोश में अंग जो होता है किसके बाद आता है, अ के पहले आता है। किसके पहले, अ वर्ण से पहले अंग आता है। ठीक है, अंग से यानी अ वर्ण से पहले क्या आता है, अंग से अंग आता है। इसे अनुस्वार कहते हैं, याद रखिएगा। ई और री, ये तीनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शेष सभी वर्ण क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। शेष सभी वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग। अंग, इय, अण, न, म सभी नासिक के वर्ण हैं। अतः इनका उच्चारण स्थान नासिक के भी है। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ह को काकल्य कहते हैं, स्वर यंत्री भी कहते हैं ह को। ठीक है, कंठ से बोला जाता है ह। अनुस्वार अंग होता है और विसर्ग अ होता है, अ। ठीक, अंग और अ। अयोगवाह दोनों वर्ण कैसे हैं, तो दोनों अयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अ को विसर्ग कहते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। और एक बात बता दें, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी क्या होती है, शब्द होती है। आ उ ई, आ उ और बड़ी ई, ये सभी मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ए एक कंठ तालव्य है, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है बोलने का, वो कंठ और ताल मिल के बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उ और औ कंठोष्ठ है, यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ और ओष्ठ है। ठीक, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है या दंत्योष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं या कहलाते हैं। र देखिए वर्ष व्यंजन आता है, वर्ष होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है एवं अल्प प्राण होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं तथा इसको आगे थोड़ा सा कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में हम भाषा वाले में बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस वीडियो का पहले पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। वहाँ से बायोलॉजी का भी लिंक है, बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट का भी और हिंदी वाले प्लेलिस्ट का भी। हिंदी की अभी दूसरी वीडियो है, बायोलॉजी की 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो अगर आप मिस कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए। बायोलॉजी की तो कतई आपको देखना ही देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आरपीएफ, आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी आपने भरा होगा, और आपने भरा होगा तो विज्ञान का सबसे बड़ा रोल आरआरबी एनटीपीसी में आरआरबी टेक्नीशियन में और एनटीपीसी में और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में। अगर आप विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि आपको रेलवे में सिलेक्शन नहीं लेना है। सीधी सीधी बात, आपको थोड़ा सा जो है बुरा लग सकता है, लेकिन जान लीजिए आपको भरमा। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी पूरा मतलब अथाह ज्ञान है यूट्यूब पे,
लेकिन आपके लायक क्या है, आपके एग्ज़ाम के लायक क्या है, ये आपको निर्धारित करना है। ये आपको तभी निर्धारित कर पाएंगे आप जब आप कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट कैसा है, कंटेंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है, ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो हमारे रिक्वेस्ट यही है कि सभी साथियों के पास शेयर कीजिए और दबा के पढ़िए। 1-2 बार आप पढ़िए, देखिए वीडियो, 1 बार नहीं 2 बार देखिए। एग्ज़ाम के समय दोगुना स्पीड करके देखिए, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे दिक्कत, प्रसन्नता, यानी अपने ही वर्ण पे दूसरा आधा वर्ण चढ़ जाए तो उसे युग्मक कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि 6 एक संयुक्त व्यंजन है जो कि क व स से वर्णों के योग से बनता है। ठीक, इसी प्रकार त्र त के बाद, ज्ञ ज के बाद और स्र स के बाद आता है। ये हम ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक, प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। अब थोड़ा सा जो है किससे, चिन्ह से देख लिया जाए, क्योंकि इसमें 321 प्रश्न में चिन्ह भी शामिल हैं। ठीक, लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाए, गुरु कामता प्रसाद के विराम चिन्हों की संख्या, यहाँ पे अगर अनुसार गायब कर दिया जाए तो यहाँ छूटना है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके यहाँ ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर करेंगे तो ऊपर लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इनके अनुसार यानी गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। यदि संख्या की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह कहते हैं, लगाते हैं। कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम राम, राम राम के बीच देखिए बार बार, बहन बहन, बहन भाई। ठीक, हंस पद इसी को कहते हैं, को त्रुटि विराम भी कहते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं, और विस्मरण आदि नामों से भी जानते हैं। विराम शब्द का मतलब होता है ठहराव या रुकना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, विराम, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। 2 समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक, किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, उद्धरण को अवतरण भी कहते हैं। संधि, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे, जो हमारे प्रीवियस सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहला है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग बताए थे 3 ही हैं, एक ये है स्त्रीलिंग, यह एक छोटी ई, एक बड़ी ई और एक जो है री। उसके अलावा कोई भी आ जाए 52 वर्ण में, वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन व्यंजन का उच्चारण तालु है। तो एक बार थोड़ा सा हम उच्चारण स्थान बता देते हैं। देखिए, जो क वर्ण होता है, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जो च वर्ग होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, और त वर्ग का दंत होता है, और प वर्ग का ओष्ठ होता है। ठीक है, प ओष्ठ होता है। तो ये 5 वर्ग है जिसमें 25 वर्ण आते हैं, इनको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा इसका, किसका उच्चारण जो है ताल होता है। तो ताल जो है वो दूसरे यानी च छ ज झ, तो च छ छ देखिए यहाँ पे है, तो ये करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, लुंठित ध्वनि कौन सी है। तो लुंठित ध्वनि देखिए, लुंठित या प्रकंपित कहे तो ये सारी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ये र को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। ओठ से स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष। अल्प प्राण के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओष्ठ के बारे में तो बता दिए, प फ प भ म। ठीक, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो वही जो 25 व्यंजन बताए हैं क से लेके प वर्ग तक, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण के बारे में अगर बात किया जाए तो जो सभी यानी क वर्ग के 5 क ख ग घ अंग, और च छ ज झ इ तक होते हैं, और ट ठ ड ढ अड़ तक, और त थ द ध न और प फ ब भ म, ये सभी जो होते हैं
इसमें से अल्प प्राण कौन सा होता है? तो पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। तो पहले स्थान पे होना चाहिए, यानी अल्प प्राण भी बताना है। और अघोष बता दे तो पहला और दूसरा केवल अघोष होते हैं, यानी अब पीछे से सबको छोड़ देना है, तो अब पहला और दूसरे पे देखना है। तो पहला ये होता है प, और ध तो ये प फ ब भ, ये त थ द ध, ध तो चौथा है, कट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये महाप्राण में आ जाएगा। त थ द, द तीसरे पे है, लेकिन जो अघोष होता है वो पहला और दूसरा होता है, तो ये भी कट जाएगा, यानी इसका। और फ जो होता है प फ, फ दूसरा होता है, महाप्राण हो जाएगा, अल्प प्राण होता नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का मतलब प हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाती है तो उसे युग्मक कहते हैं, ठीक। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह आप जान रहे हैं तालव्य ध्वनि, यानी तालु से बोली जाती है। आगे बात करेंगे, देखिए इसमें हम शायद इसका नहीं, इसमें नहीं, उस पहले वाले में केवल शामिल किए हैं, ठीक। आपको यहाँ से सारे, अब देखिए प्रश्न 15 मिनट अभी हुआ है, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वह कहाँ से बोला जाता है? तो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखेंगे कि वह कहाँ से बोला जाता है, तो दंत्योष्ठ से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं। ए के उच्चारण स्थान में क्या क्या आता है? तो कंठ और तालु आता है, कंठ तालव्य कहते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ कहाँ से बोली जाती हैं? तो तालु से बोली जाती हैं, तालव्य होती हैं। दंत से कौन बोली जाती है? तो त वर्ग, कंठ से क वर्ग, और वर्ग से तो कई वर्ण होते हैं, ठीक। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ई और ई। हम बताए ना कि 3 ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वर स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं, ठीक। द और अ, द और अ मिल के पूरा द हो जाएगा, और क और स और क स मिल के छ और अ मिल क छ हो जाएगा, छ से छत्री, तो क्या हो जाएगा? दक्ष। क्या हो जाएगा? दक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ढ वर्ण का, ढ वर्ण उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ट वर्ग का ये चौथा वर्ण है, ट ठ ड ढ ढ, ठीक। ये उच्चारण स्थान क्या है? ए जो है ट वर्ग का चौथा है। लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से हैं? अ है, ई छोटी ई और ऊ है और री है, ठीक। ये 4 होते हैं, अयूरी, ठीक। आगे है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनको प्रयोग किया तो जाता है किंतु उनका समावेश न स्वर में है न व्यंजन में है, ठीक। तो वो है अंग और अ, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से संबल, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ये संपृक्त ध्वनियाँ हैं, ठीक। आगे देखिए 19 नंबर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है। आगे बात करेंगे 20 नंबर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है, ठीक। ए कंठ तालव्य हैं, ठीक। आगे उत्तर आप जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप पढ़े रहेंगे तो इतना मज़ा आएगा प्रश्न करने में कि कहिए मत। हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ आता है, पहले ही बताए हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम, सार्थक कह दिया तो आप सबसे लघुत्तम इकाई शब्द होती है, ठीक है, पहले ही बताए हैं। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो त थ द ध, त थ द ध न, त थ द ध में से है नहीं, तो दंत कौन सा है? स होता है, ठीक। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर कौन सा है? म है, ठीक। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा च होगा नहीं, क होगा नहीं, ख होगा नहीं, तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर ए ग होगा, तीसरा चौथा पांचवा। ल और स कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी देवनागरी वर्ण नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि देवनागरी में नहीं आती है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तो झ से झरना का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं, अंग और अह, ठीक। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है? तो 2 प्रकार में किया गया है, ठीक, 2 प्रकार से किया गया है। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने का क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्वरों का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वरों का वर्गीकरण देखिए, ह्रस्व है, प्लुत है,
और संयुक्त है लेकिन द्वित्व नहीं है। कौन सा नहीं है? द्वित्व नहीं है। ठीक। निम्न में से देखिए प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करिए। प्रयत्न और उच्चारण यानी नहीं है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर कौन सा नहीं है? तो देखिए उष्म तो होता है, पार्श्विक भी होता है, उच्छिप्त भी होता है, लेकिन जो है सघोष नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। अभी लास्ट में देखिएगा पूरे के पूरे लगभग 200 क्वेश्चन पूरे यूपीएसआई यूपीपी में पूछे गए हैं लास्ट में जो है प्रश्न। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण के स्थान के आधार पर, उन उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर तंत्री का नाम ले ले तो तुरंत ह कह लीजिए, ह। ठीक है, ह कह लीजिए। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। 6 वर्ण किन से मिलके बना है? तो क और मूर्धन्य स से। अगर स के नीचे भी हलंत लगाएंगे तब प्लस में अ होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें से? इसमें संयुक्त स्वर अ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक। इसमें संयुक्त तो सभी हैं, लेकिन ये सभी सजातीय स्वर हैं और ये विजातीय स्वर, तो यहाँ पे विजातीय स्वर की बात किया है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, कंठ से बोली जानी चाहिए, स्पर्श हो। तो स्पर्श तो जान लीजिए क से लेके प वर्ग तक सारी जो 25 होते हैं सभी स्पर्श होते हैं। कंठ कौन सा होता है? तो क होता है, लेकिन अघोष भी बताना। अघोष का मतलब पहला और दूसरा केवल बताना है। तो पहले पे क भी होता है और जो है दूसरे पे ख होता है, तो सी और बी सी तो ऐसे कट जाएगा। अब बताना है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, तो पहला वाला कट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट उत्तर हो जाएगा ख। ठीक। कंठ तालब, ऐसे इसको आप जब देखिए स्पर्श व्यंजन जानेंगे, कंठ ध्वनि जानेंगे कौन कौन से हैं, अघोष के बारे में जानेंगे, महाप्राण के बारे में जानेंगे, तभी इसका आप उत्तर कर पाएंगे। ये वन रक्षक परीक्षा 2018 का है, जान लीजिए। ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप जानेंगे तभी आप इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्न का उत्तर दे। अभी लास्ट में देखेंगे तो सारे प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे। ठीक है। आगे देखिए कंठ तालव्य ध्वनियाँ, इसमें से कौन सी है जो कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं? तो ए और ए, एक कंठ तालव्य हैं। ठीक है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्या है? कह रहा है सभी महाप्राण वर्ण का वर्ग कौन सा है? तो सभी इसमें से महाप्राण जो वर्गों की वर्ग है, वर्ग सभी महाप्राण वर्ग जो हैं वो कौन से हैं? सॉरी, देखिए सभी महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा। तो दूसरा देखिए ध च तो पहले में आ गया। ठीक। च इसमें पहले पे आ गया, म पांचवे पे आ गया, तो केवल दूसरा चौथा देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ख दूसरे पे आता है, छ भी दूसरे पे, ठ ये भी दूसरे पे। ठीक। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए, जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो क्या होता है? युग्मक होता है। क्या होता है? युग्मक होता है। दंत्योष्ठ यानी दांत से बोलने, और दांत और ओष्ठ से बोलने वाले क्या होते हैं? तो व होता है। ठीक। दंत्योष्ठ व कहते हैं ना, व कहते हैं तो दंत्योष्ठ हो जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन, तो देखिए क च प द ये सभी स्पर्श व्यंजन है। यह आपका जो है, यह आपका अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। ठीक। स आपका उष्म व्यंजन में आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ह भी आपके उष्म व्यंजन में आ जाएगा। ल आपके अंतस्थ में आ जाएगा। पहला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक। चलिए केवल उत्तर की बात करते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय हो जाएगा। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर इसमें से कौन सा है? तो अ है। ठीक। अर्ध विपरीत स्वर जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, यानी जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं, और जिनकी जो है नाक से केवल निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। अंतस्थ और उष्म व्यंजन, अंतस्थ और दोनों उस अंतस्थ देखिए 4 होते हैं और उष्म 4 होते हैं, दोनों मिलके कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है। दोनों मिलके कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे देखिए र का विवरण बताना है। र का विवरण क्या है? तो र वर्ष भी होता है, लुंठित भी, सघोष भी, अल्प प्राण व्यंजन भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। काकल्य व्यंजन ह को कहते हैं। किसको कहते हैं? ह को कहते हैं। य का उच्चारण स्थान, य का ताल होता है उच्चारण स्थान। ठीक है। आगे बात करेंगे 53 नंबर पे कि निम्न में से कौन सा व्यंजन
महाप्राण है, तो इसमें से महाप्राण व्यंजन बताना है। तो देखिए स, 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 ह, ये सभी महाप्राण होते हैं, ठीक है। यानी जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन ये किस श्रेणी में आते हैं, महाप्राण या अल्प प्राण, तो ये महाप्राण में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, महाप्राण में, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर क्या कह रहा है, स्पर्श, स्पर्श दंत अघोष, अघोष और महाप्राण। तो स्पर्श भी हो, स्पर्श तो सभी हैं, दंत भी है, दंत कौन सा, प फ ब भ, प फ ब भ म, प फ ब भ म होता है, तो ए हो हट जाएगा, सॉरी दंत जो होता है त थ द ध न होता है, ठीक है, त थ द ध न हो, तो प फ ब भ ए हट जाएगा, ए हो जाएगा, तो केवल कौन बचेगा, थ बचेगा, त थ, ठीक। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर, सस्वर, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, अगर केवल मुंह से बोला जा रहा है तो निरनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरनुनासिक। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। किसको ताल, तो च छ ज झ को तालु कहते हैं। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है, यानी कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है, तो किसमें, तो अंग में, अंग में कंठ से भी और नासिका से भी मदद ली जाती है। किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है, तो इसमें स के उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है। त और द का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, तो त और द ये दंत होते हैं, ठीक है। आगे निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ल आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष का मतलब पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये तो होगा नहीं, एक मिनट, इसमें क्या बताना है आपको, अघोष वर्ण बताना है, तो अघोष वर्ण आपका ट हो जाए, ए भी ए होगा नहीं, और ए जो है त थ द तीसरे पे आता है, और ए भी आपके त थ ड तीसरे पे भी आता है, तो त वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करिए, केवल क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए निम्न में महाप्राण, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चौथा है कि नहीं है, दूसरा है कि नहीं, ये आप मन में सोचते रहिएगा, विचार करते रहिएगा, ठीक है। मूर्धन यानी मूर्धा से बोला गया हो, पहला होगा नहीं, ठीक है, और म होगा नहीं, ठीक। उसके बाद स्पर्श हो, स्पर्श तो सभी हैं, सघोष भी हो, यानी तीसरा चौथा पांचवा हो, ठीक। नासक के भी हो, अल्प प्राण हो, यानी पहला तीसरा और पांचवा में से कोई भी हो, ठीक। और क्या है, और ये अड़ा भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, अड़ा तो टठ डढ़ में आता है ना, सॉरी एक मिनट, अड़ा होगा, ये नहीं होगा, ये आपके इसमें आता है, चौथा जज है, ये मातले में आता है ना, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। देखिए निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक वर्ण अंग वाला, अड़ वाला होता हो जाएगा, ठीक। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है कि ट वर्ग का हो, तो ट वर्ग का एक ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में दंत कौन सा है, तो दंत कौन सा है इसमें से, देखिए म प फ ब भ म, ये तो ओष्ठ, ये होगा नहीं, प फ ब भ म। ल प भी नहीं होगा, प कहाँ से बोला जा रहा है, उस छांटने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है, और ए होगा नहीं जो है, तो होगा कौन सा, डी, ल होगा, ठीक है। सभी जो आपके जैसे ल होता है दंत से बोला, छोटा स होता है दंत से बोला जाता है, यानी जो उसको दंत से बोलते हैं। दीर्घ स्वर, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो देखिए दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, क्या है, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है। अंतस्थ व्यंजन कहाँ पे है, तो य र ल व है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है, तो सभी व्यंजन किस वर्ग के अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी है, अवृतमुखी का मतलब मुंह का जो ओठ का आकार है वो वृत्त के आकार का न हो, तो इसमें ई जो होता है, ई जो है अवृतमुखी होता है, ठीक। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप जान रहे हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, स्पर्श ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ।
मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर अगर बात किया जाए तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। 76 नंबर प्रश्न पे आएंगे। जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ई च छ ज झ इ आदि का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 78 नंबर। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इसमें से अ हो जाएगा। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? अ दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अ हो जाएगा या ई होगा दीर्घ स्वर? एक मिनट, इसका ई होगा दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा दीर्घ स्वर। ये तो ये स्वर है, ये दोनों जो है देखिए, ये जो विजातीय स्वर आ जाए, विजातीय संयुक्त स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर में कौन सा आता है? ये आता है विजातीय दीर्घ स्वर में। देखिए यहाँ पे सीधे नोट में लिखा भी गया है, नोट में यहाँ ए अ दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए अ संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे 80 नंबर प्रश्न पे। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा यानी ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाए। पहला, तीसरा है 3 नंबर पे। ठीक, ये सभी देखिए दूसरा, चौथा और दूसरा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ मतलब जो ओठ से बोला जाता है, तो ऊ देखिए आपको ओष्ठ से बोला जाता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत एक किसके भेद हैं? तो स्वर के भेद हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लिपि। आगे बात करेंगे प, फ, ब, भ, म, ये सभी कैसे हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होते हैं? दो व्यंजन कभी भी, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष का मतलब पहला और दूसरा। पहले में कौन है? प है। ठीक, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण इसमें से बताना है कि कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो अ जो है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक, ई जो है ये तालु से, और ऊ जो है आपके ऊ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। युवा कल्याण अधिकारी 2018 का पेपर है। ठीक है, 2018 में पूछा गया। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें अब देखिए दीर्घ स्वर कौन सा। ये सभी तीनों ये संयुक्त स्वर हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बारीक से आपको थियरी पहले पढ़ लेना है, और जो जिस किताब से हमें बना रहे हैं इस किताब को आपको ले लेना है। किताब से जब थियरी आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 150 प्रश्न करेंगे। 150 प्रश्न के बाद अगले वीडियो में 150 प्रश्न, फिर हम 100, टोटल 321 प्रश्न हैं, तो उसमें बाकी जो बचेंगे यानी 50, 20, 70, 171 क्वेश्चन रहेगा वो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ अभी बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। आपको भी देखिए, जब अगर मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा है नहीं, अगर आप इसका थियरी पढ़े हैं तो आपको आनंद आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, देखिए हम सब्सक्राइब करने के लिए कभी बोलते ही नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि बेल आइकन आप ऑन रखिए। आपके पास जैसे ही हम वीडियो पब्लिक करें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। आपको कहीं से लिंक की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए हम ग्रुप में कभी नहीं भेजते हैं या कभी भूल जाते हैं, गलती से नहीं भेज पाते हैं, तो आपके पास समय से पहुंच जाए ताकि आप देख सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करते हैं तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। देखिए 8220 का परिवार है हमारा इस समय, और कोशिश करेंगे, हमारा जो टारगेट है 10,000 का, पहले 10,000 पे आप लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अपने सभी साथियों से एक बार शेयर करके, उनसे सब्सक्राइब करके, और उन्हीं के पास भेजिएगा जो जेन्युइन होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, फालतू लोगों के पास जो है न भेजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, जिससे आपको कोई मतलब न निकले, अभी जब तक आप सफल नहीं हैं उनके साथ, या उसके बारे में सोचना ही आप व्यर्थ होता है।
मान के चलिए। देखिए जीवन में सभी स्वार्थी होते हैं। आप अभी केवल आपका एक ही स्वार्थ है, आपका नौकरी पाना। नौकरी पा जाएंगे उसके बाद निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करिए। अभी देखिए हम तो आप लोगों के आशीर्वाद से अभी देखिए यूपी पुलिस का भी पेपर अच्छा हुआ है, बिहार पुलिस का भी अच्छा हुआ है। देखिए पुलिस का हम कभी पेपर देने का सोचे नहीं थे, लेकिन जो है अपने पिताजी के वजह से, पिताजी बोले कि एक बार जो है पेपर जो है मतलब कब तक पढ़ाई करोगे और बहुत सारे लोग हैं जो है, लेकिन पिताजी हमारे बोले तो इसलिए जो है हम लग गए कि अब पहले 3-4 इनको जो है निकाल के पहले दे दें, उसके बाद जो हमको करना है वो हमको करना ही है। तो आप लोगों को भी एक दृढ़ संकल्प ले लेना है कि हमको ये करना है तो करना है। हमने प्रण ले लिया है कि आज तक जितनी भी फॉर्म भरेंगे, जितने पेपर देंगे, अब सबको हमको निकाल के अपने पिताजी के हाथ पे रखना है कि आप बताइए हमको किस में जाना है। आप जिसमें कहेंगे हम उसमें जाएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो। पेपर तो निकालना है सबका, ये जान लीजिए। ठीक, बस आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे जो देखिए मोटिवेट, आप कभी भी मोटिवेशन का वीडियो मत देखा करिए। मोटिवेशन वीडियो देखेंगे एक दिन मोटिवेट रहेंगे। आप खुद से मोटिवेट होना है। आपके गांव जवार जहां से सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चों, उनको देख के मोटिवेट होना है। आपके अपने परिवार की स्थिति देख के मोटिवेट होना है कि आपके परिवार की स्थिति क्या है। हमारे परिवार में अभी एक भी नौकरियां नहीं है, आप उसको देखिए, आप उससे मोटिवेट होइए। हमारे पिताजी किस स्थिति से गुजरे हैं, आपको उससे मोटिवेट होना है, समझ गए। तो आपको अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करना है, पढ़ाई करना है। आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए, एक जलन की भावना होनी चाहिए, ये जान लें। अगर जलन की भावना आपके अंदर नहीं है तो आप तैयारी में नहीं हैं, ये जान लीजिए। आपका देखिए कभी भी आप एक साथी पढ़ने वाला रखिए, आप कभी भी रूम पार्टनर रखिए तो पढ़ने वाला रखिए। ये नहीं कि वो आपसे कमज़ोर हो या सोने वाला हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 89 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर देखेंगे, 90 नंबर कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, जान रहे हैं आप। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो भ होता है, ठीक। आप सोचते रहिएगा दूसरे चौथे वर्ग में कौन सा आता है। वर्ग का मतलब यानी जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक। इसमें अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन आप जान रहे हैं य र लव आता है, तो यह इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष में आप जान रहे हैं तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ब होता है। क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो स ह होता है, तो ह इसमें है तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 94 नंबर प्रश्न पे। क्या है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ से बोला जाए और ताल से बोला जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ई केवल कंठ से बोला जाता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जब नाक से हवा निकलती है तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। 96 नंबर देखेंगे, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आप जान रहे हैं य और ल, 4 ही हैं, तो 4 में से एक दिया है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, आप जान ही रहे हैं। अनुस्वार किसका कार्य, पंचम वर्ण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है, तो ल को पार्श्विक कहते हैं, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और र को लुंठित कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत है, यानी दंत से नहीं बोला जाता है। तो च देखिए ये तालु से बोला जाता है, बाकी सभी दंत से बोले जाते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर या जीभ भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से इसके भेद कौन से नहीं हैं। तो पश्च स्वर भी होता है, मध्य भी होता है, अग्र भी होता है, लेकिन विपरीत नहीं होता है, ठीक है। ये मुखाकृत के आधार पर होता है। आगे देखेंगे 101 नंबर, देखिए शुभ हो गया है 101 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं, तो ये भी संयुक्त है, ये भी स्वर संयुक्त है, ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये संयुक्त स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य और लव हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये हो जाएगा, और तालव्य व्यंजन की बात करें तो च छ ज हो जाएगा, ठीक। ये इसे स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, च छ ज को, ठीक। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो अभी बताएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2000, आबकारी सिपाही परीक्षा 2000 जो है कितना का है, 12-16 का। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो आप जान रहे हैं कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, 52। वर्ण लिपियाँ का मतलब ऐसे कितने वर्ण हैं जिनको लिखा जा सकता है, तो टोटल आप जान रहे हैं कि टोटल 52 हैं।
ठीक है। आगे बात करेंगे मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर में कौन सा आता है, तो मध्य स्वर आप जान रहे एक ही है, वो अ आता है। ठीक, आगे बात करेंगे 106 नंबर पे, इसमें बताना है 106 में निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण आप जान रहे हैं कि देखिए ह और अ, ह और अ और विसर्ग जो होते हैं ये तीनों क्या होते हैं, कंठ में आते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी ज होता है। ठीक, अभी ऊपर बताएं, अय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, स का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालव्य स कहते हैं इसको। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, इसमें से महाप्राण बताना है कौन सी महाप्राण नहीं है, तो इसमें ज जो है ये अल्प प्राण होता है, तीसरे नंबर पे आता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो भाषा और विज्ञान की दृष्टि से ऊ पश्च समृद्ध स्वर में आता है। ठीक, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो पहला और दूसरे में कौन से आते हैं, तो पहला और दूसरे में स आता है। ठीक है। ठीक, अघोष वर्ण में यानी अघोष वर्ण में जो उष्म व्यंजन होते हैं वो अघोष वर्ण में आते हैं, याद रखिए। अघोष वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो 31 होता है। ठीक, वर्ण देखिए सॉरी अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, न कि 31। 31 तो होती है जो है सघोष की। आगे बात करेंगे व का उच्चारण स्थान कहाँ, तो व का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। व का क्या होता है, ओष्ठ होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है, कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें ग जो है उष्म व्यंजन नहीं है, कंठ व्यंजन है। ठीक है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे मिलके बनता है, तो ज और इ से मिलके बनता है। वह व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ में आता है, यर अलव। ठीक, आगे बात करेंगे 119 नंबर पे, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, इसमें से स्वर कौन सा नहीं है, तो त्र स्वर नहीं होता है। इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो देखिए फ संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। ठीक, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसमें से इसका तो कंठ तालु होता है, सॉरी इसका कंठ तालु पूछा है तो छ का तालु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो झ आपका झ संघर्षी हो जाएगा। ठीक, निम्न में से ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है, तो ट वर्ग में ध नहीं आता है, ध जो है त वर्ग में आता है, त थ द ध। ठीक, महाप्राण इसमें से कौन सा है, इसमें से महाप्राण आपका घ हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर आप जान रहे हैं, संयुक्त स्वर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका संयुक्त स्वर। आप संयुक्त स्वर का मतलब जो दो असमान स्वर से मिलकर बने उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से जो है ये सभी मूर्धन्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर इसमें जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, या यह तो मूल स्वर है। ठीक है। आगे बात करें च छ ज छ इ का उच्चारण स्थान तालु से होता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है। आगे बात करेंगे जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे 132 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा नहीं लगी हुई है, री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो वृष्टि में री का मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक, व्यंजन को स्वर रहित का मतलब व्यंजन जिसमें स्वर न हो लिखने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे क है, इसमें से स्वर अगर निकाल दिया जाए तो इसमें से ऐसे निकल, क के नीचे हलंत लिखेंगे और प्लस में अ लिखेंगे। ठीक, ये स्वर रहित हो जाएगा। आगे बात करेंगे भाषा की मूल इकाई क्या होती है, तो मूल इकाई होती है अक्षर होती है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, अक्षर नहीं होती है। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन होता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष का मतलब पहला और दूसरा होना चाहिए, तो अघोष में आपका क आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क हो जाएगा। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो इसमें जो र है इसमें र व्यंजन नहीं है, आपको बता दें मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, बाकी सभी में र व्यंजन आपको दिखाई देगा। ठीक है। आगे बात करेंगे 141 नंबर देखिए, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो तालव्य ध्वनि ऑप्शन नंबर ए है, स है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, तो वो जो है संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। आगे बात करेंगे 143 नंबर,
कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? इसमें से कौन सा? तो ड़ होता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन य नहीं है, बाकी सभी संयुक्त व्यंजन है। आगे बात करेंगे, फ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फ, प, फ, ब, भ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, 158 नंबर कहाँ आ गया? अच्छा इधर है 100, ऊपर चलते हैं पहले। वही हम कह रहे हैं 158 कहाँ से आ गया? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दंत कहते हैं, यानी ऊपर के दांतों से उन्हें दंत कहते हैं। इसमें से ऊष्म व्यंजन बताना है तो स बताना है, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। केवल सॉरी, अब यहाँ पे कंठ नहीं दिया है तो नासिक के हो जाएगा। कंठ से और नासिका से बोला जाता है इस, ठीक, इसका यहाँ पे नासिका। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। अर्धस्वर इसमें से य और व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पेज कंप्लीट कर लेते हैं। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छ वर्ण किसके योग से? क और स से मिलके बना होता है। ठीक है, स उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो ये तो अल्प प्राण है नहीं, ये भी नहीं है, और ये दोनों में अल्प प्राण कौन सा? पहला और तीसरा होना चाहिए अल्प प्राण। अघोष तो दोनों हैं, ठीक, नहीं अघोष पहला और दूसरा होता है, अल्प प्राण तो तीनों होता है। च छ ज, च छ ज झ, च छ ज झ। अल्प प्राण अघोष का मतलब पहला और दूसरा। च छ, ये क्वेश्चन गलत दिया है क्या? थोड़ा सा इसको 1 मिनट देखते हैं। जैसे अघोष दिया है तो अघोष पहला और दूसरा होता है। च छ, ये तो अघोष हो गया। ठीक, अघोष हो गया। उसके बाद जो है कहा है अल्प प्राण। अल्प प्राण में पहला और तीसरा होता है, पहला तीसरा पांचवा। च छ ज, तो इसका उत्तर क्या दिया जाएगा? 154 नंबर। रुकिए हम कंफर्म करते हैं। ओह सॉरी, हम ताल से हमारे दिमाग में तालु चल रहा है, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, इन दोनों से मतलब नहीं। यहाँ अघोष बताना है, क्योंकि ये देखिए च छ ज तीसरा हो जाएगा। अल्प प्राण है लेकिन अघोष नहीं है। च छ ज झ, ये भी ये तो अघोष भी नहीं है, अल्प प्राण भी नहीं है। ट ठ देखिए दूसरा है, अघोष तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं है। क अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, तो भी अल्प प्राण अघोष। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है, जान ही रहे हैं, लगातार इतना क्वेश्चन कराना मामूली बात नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य इसमें से कौन सा है? कौन सा इसमें से असत्य है उसका पहचान करना है। तो देखिए, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं, एकदम सही है। तीसरे चौथे पांचवें होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, एकदम सही है। सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं, ये अघोष होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का एक क्वेश्चन है, 2020 में जो हुआ था पेपर, 49,000 वाला। निम्नलिखित व्यंजनों में 49,000, हाँ 49,000 में ही शामिल था। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो न आपका नासिक के व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस अभी 47 मिनट में आपका 156 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी अभी यहाँ से हमको नीचे देखिए 321 प्रश्न टोटल हम आपको कराएं। देखिए सारे प्रश्न यूपीएसआई, देखिए प्रश्न आप देख लीजिए, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2019, यूपीएसआई सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा यूपीएसआई आपको देखने को मिलेगा। 321 प्रश्न है, इसको हम कल के वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब कल जो है बायोलॉजी के साथ। अब बायोलॉजी की क्लास कब चलती है? तो बायोलॉजी की क्लास सुबह 10 बजे और हिंदी की क्लास सुबह ही 11 बजे। आप अभी तक बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं पीडीएफ के लिए तो जुड़ जाइए अभी, और सभी साथियों के पास शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, स्टेटस पे ज़रूर लगाइए आप लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।